नमस्ते सदावत सले मातृभू में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट ऑर्डर की। और दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ये कहा है कि मीडिया को अपने दायित्व या अपने दायरे समझने चाहिए। आज हम पूरी एनालिसिस करेंगे 1950 से लेकर अभी तक जो मीडिया को लेकर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है और मीडिया के अधिकार कर्तव्य क्या क्या है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मीडिया ट्रायल चलाया जा सकता है। ये तो एक व्यापक विषय है, लेकिन एक सवाल और जहन में है, वो ये है कि आर्टिकल 19(1)(a जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, क्या वो आर्टिकल 19(2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। आर्टिकल 19(2) के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो मीडिया के पास क्या वो चौथा स्तंभ है, जैसा कि मीडिया ने अपने आप को घोषित कर रखा है। देखिए, कहीं भी लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया ने अपने आप को चौथा स्तंभ घोषित कर रखा है। कोई भी कर सकता है अपने आप को घोषित, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान कहीं नहीं दे रखा। हाँ, ये ज़रूर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि भाई मीडिया जो है वो लोकतंत्र की जड़ है, या लोकतंत्र को सही से इंप्लीमेंट करने के लिए मीडिया की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मीडिया को रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या मीडिया चौथे स्तंभ की तरह सॉवरेन पावर का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि लेजिस्लेशन करता है, जैसे कि जुडिशरी करती है, जैसे कि सरकार करती है? क्या उस लेवल की पावर या उसका संरक्षण मीडिया का ऑनरेबल कोर्ट ने दे रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने कई एक मामलों में, मैं शुरुआत करता हूं, और आज जो मामला आया वो ये आया, इसको समझ लीजिए तो आपको ये संदर्भ सही से समझ में आएगा। ऑनरेबल कोर्ट के सामने ईडी की एक फाइल थी और कोर्ट ने ईडी के ऊपर आरोप लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई सरकारी एजेंसी तो ईडी ही उसमें पार्टी थी, और सरकार का केस था जो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, इसलिए हमारे देश में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को ज़्यादा ही गंभीरता से लिए जाते हैं। अब चूंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था इसलिए, और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग कोई ऐसा नहीं है रिश्वत का हो, मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर मामला था। गंभीर मामला ये था कि कैंसर की जो बहुत महंगे इंजेक्शन बनाए जाते हैं, वो कुछ लोगों ने फर्जी बोतलों में गलत दवा भर के या फिर डुप्लीकेट भरकर वो इंजेक्शन मार्केट में बेचने शुरू करे। उसका एक बड़ा व्यापक नेटवर्किंग बनाई गई। वो इंजेक्शन मार्केट में जाने शुरू हुए, बाद में सरकार को पता लगा, ईडी उसमें इन्वॉल्व हुई, तमाम तरह के अधिकारी जहां से अप्रूवल आया होगा वो उसमें इन्वॉल्व हुए, और जो नकली फर्जी बना रहे होंगे वो इन्वॉल्व हुए। इन सब पर ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, उनकी गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर बेल ग्रांट कर दी है तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि बेल ग्रांट करते समय क्या लिखा गया। ईडी ने भरपूर प्रयास किया, उन्होंने कहा साहब ये बहुत भयावह बीमारी, कैंसर की नकली दवा का मतलब है लोगों को मृत्यु के घाट उतारने के समान है, इसलिए इनको माफ़ नहीं किया जा सकता और इनकी जमानत भी नहीं हो सकती, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी, उन सभी को जमानत दे दी। अब जमानत के बाद इंडियन एक्सप्रेस में, हालांकि मैं इंडियन एक्सप्रेस का बहुत सपोर्टर नहीं हूं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ये कहता है हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में से ऐड लेने आया कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मुखर्जी नगर में हमारा उस समय सेंटर हुआ करता था, अभी तो नई दिल्ली में है, तो वो वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि साहब हमारे न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए। मैंने उनके सारे अधिकारियों को बुलाकर कहा था कि आप राष्ट्र के खिलाफ काम करते हैं, आप भारत के खिलाफ काम करते हैं, आप टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह काम करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ। एंटी इस्टेब्लिशमेंट, तो हमने कहा कि तुम फिर भारत के विरोध में हो क्या? आप सरकार की आलोचना करें समझ में आता है, लेकिन आप भारत के प्रोसीजरल स्ट्रक्चर की, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की आलोचना करते हैं तो फिर ये बात हजम नहीं होती। इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा द हिंदू, वो भी जो एडिटोरियल आते हैं वो एडवर्स एडिटोरियल आते हैं, नए बच्चों के दिमाग में एडवर्स चीज़ें बैठती हैं, जबकि राष्ट्र के पक्ष में बोलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी आजकल कह रहा है कि राष्ट्र के पक्ष में इंटरप्रिटेशन हमको करना चाहिए, लेकिन वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ये कुछ अपने आप को विशिष्ट मानते हैं। इनके खिलाफ कई बार कार्रवाइयां हो चुकी हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया, बेनेट कॉलेमन के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था
कि भाई देखो, ना तो प्रेस को किसी व्यक्ति से ज़्यादा अधिकार है और ना ही कम अधिकार है। जितना भारत में एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1)(a) में, उतना ही राइट यहाँ अखबारों को है और न्यूज़ एजेंसीज को है। न्यूज़ एजेंसी को अलग से कहीं से कैटेगराइज नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की जो बेल ग्रांट हुई, बेल ग्रांटिंग में या बेल के समय पर जो ईडी ने दस्तावेज लगाए हैं, जिन दस्तावेजों में उनके बीच के व्हाट्सएप चैट, उनके और दस्तावेज, वो सब लगाए थे कि भाई इनकी बेल ग्रांट ना हो, हमारे पास क्लियर कट प्रूफ है, लेकिन कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। इंडियन एक्सप्रेस ने 4 दिन स्टोरी चलाई उस पर, और वो सारे चैट्स उन्होंने पब्लिश कर दिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए कि भाई इन डॉक्यूमेंटों के आधार पर इनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है और ये वाकई में इसमें इन्वॉल्व हैं। ये देश में कैंसर जैसी दवाओं के लिए डुप्लीकेट बनाकर चला रहे हैं और ये बाहर हो गए। ऐसा 4 दिन फ्रंट पेज पर आर्टिकल छपे होंगे या उसकी न्यूज़ छपी होगी, जो भी उनके पास दस्तावेज थे। अब ये दस्तावेज तो कोर्ट के अंदर के थे, तो बाहर कैसे निकले? हाई कोर्ट ने के सामने भी ये बात आई होगी कि भाई देखो, हमने बेल ग्रांट कर दी है और जो दस्तावेज हमारे पास लगाए गए, उन दस्तावेजों के आधार पर इंडियन एक्सप्रेस ने उस पर रिपोर्टिंग कर दी है और उसको, जो हमारा ऑर्डर है बेल का, उसको इनडायरेक्ट वे में क्रिटिसाइज किया गया। ऑनरेबल कोर्ट ने ये बात कही कि देखिए, आप मीडिया ट्रायल मत चलाइए। कोर्ट ने कहा कि देखो, कोर्ट के अंदर के दस्तावेज बाहर जाना ये गंभीर विषय है। कोर्ट को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के आर्टिकल लिखना ये गंभीर विषय है, और इन आर्टिकलों के माध्यम से आप कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये एक गंभीर विषय है। हालांकि मैं इस विषय में आपको बता दूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस, जो आज के चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत, जब वो सीट पर बैठे थे तभी उनके सामने मीडिया ट्रायल का सवाल गया था। उन्होंने कहा था कि देखो, मीडिया ट्रायल या मीडिया में जो चलता है, हम उनकी आलोचना से बच नहीं सकते और हमें उनकी आलोचना ध्यान में रखनी चाहिए। वो हमें आईना दिखाते हैं कि हमें कैसे करना है, और दूसरी बात यह है कि अगर वो सही रिपोर्टिंग करते हैं, भले ही वो लीगल क्रिटिसाइजेशन कर रहे हों, तो ये तो अच्छी बात है। इसलिए हम मीडिया को नहीं रोक सकते, तब तक नहीं रोक सकते जब तक कि मीडिया कंटेम्प्ट ना करे। इसलिए मीडिया में जो चल रहा है उसके लिए हमें सही होना होगा। अगर हमारी छवि सही है तो फिर मीडिया से हमें क्यों डरना? ये ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने सीट पर बैठने के कुछ दिनों बाद ही कहा था, और बात सही भी है कि अगर मैं सही हूं, मैं जो ऑर्डर कर रहा हूं वो सही हूं और मैंने सही एनालिसिस की है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में उसको अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई क्रिटिसाइज लीगली क्रिटिसाइज करता है, कंटेम्प्ट के उद्देश्य से नहीं। मैं तो मोस्टली जजमेंटों को क्रिटिसाइज करता हूं जब उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं इसमें ये भी होता तो अच्छा होता, इसमें ये दृष्टि देखी होती तो अच्छी होती, और इसमें ये अच्छा किया होता तो सही से इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता था। इसमें ये कमियां मुझे लगता है रह गई हैं जो ओवरलुक हो गई। जैसे कि हम अपील फाइल करते हैं, हाँ, मैं अपनी फाइलों के विषय में कभी बात नहीं करता। ये मेरी एथिक्स है, एटिक्स है कि भाई मैं, मेरी जो फाइलें कोर्ट में होती हैं उनकी चर्चा हम कभी नहीं करते। हम उनकी चर्चा करते हैं जो मेरी फाइल नहीं है, जो कोर्ट में हुआ और मुझे लगा कि इसमें ये इतना परिवर्तन होता या ये दृष्टि होती तो कुछ अच्छा होता। अब कोर्ट ने इस मामले को लेकर ये कहा कि सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी अगर ये करवा रही है तो गंभीर विषय है, या कोई भी करवा रहा है तो ये गंभीर विषय है, पिटिशनर करवा रहे हैं तो गंभीर विषय है। इस विषय को मीडिया में नहीं जाना चाहिए। कोर्ट की इससे जो इंटीग्रिटी है वो भंग होती है। कोर्ट के अंदर के दस्तावेज बाहर छाप देना, इससे कोर्ट की छवि धूमिल होती है। ये करते हुए बाद में उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई साक्ष्यों के अभाव में, ना ईडी के खिलाफ हमारे पास बहुत साक्ष्य हैं, ना ही इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ हमारे पास बहुत साक्ष्य हैं, इसलिए साक्ष्यों के अभाव में हम इस पर अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं चेतावनी देकर छोड़ता हूं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते और ये नहीं करना चाहिए। ये विषय मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की, लेकिन अब इस विषय का व्यापक एनालिसिस करना चाहिए। जिन किसी को भी मीडिया ट्रायल पर कोई आर्टिकल लिखना है, अपना पेपर सॉल्व करना है, कोई निबंध लिखना है, मतलब कोई ऐसे लिखना है आईएएस में, यूपीएससी में, पीएससी में, और ये जो जुडिशियल एग्जाम आते हैं इनमें ऐसे राइटिंग्स इन तरह के विषयों के आते हैं। और इंटरव्यू सेक्शन में भी यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह होता है तो वहां पर भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसको हमें लगता है कि
आज जब ये विषय आ गया है तो इस विषय को पूरा करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस विषय का पूरा रोग क्या है। ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो बात आई उससे वहां पर शुरू करते हैं। आर्टिकल 19(1)A हमारे पास है और आर्टिकल 19(1)A ये कहता है वी हैविंग फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मुझे अपनी बात कहने और एक्सप्रेस करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 19(2) इसका रिस्ट्रिक्शन है। अब वो कन्हैया कुमार एंड कंपनी या जेएनयू में कम्युनिस्ट या ये सब स्टेटमेंट देते हैं कि भाई भारत तेरे टुकड़ा होंगे, टुकड़ा टुकड़ा गहन तमाम तरह ये कहता है और कहता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरा फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 19(2) को ध्यान में रखते देश की मॉरलिटी, देश की इंटीग्रिटी, देश की सॉवरेंटी, देश में जो हार्मोनाइजेशन का सौहार्द है ये नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर आपके स्टेटमेंट से इस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो फिर आपको आर्टिकल 19(1)A का अधिकार नहीं। आर्टिकल 19(1)A का अधिकार वहां तक है जहां तक दूसरे के अधिकार, एजेंसी के अधिकार, देश के अधिकार, लोगों के अधिकार ब्रीच नहीं होते। जहां से ब्रीच होने शुरू होते हैं वहीं आपका राइट रुक जाता है। तो यहां पर आर्टिकल 19(1)A में सबसे पहला ऐतिहासिक जजमेंट 1950 में आया। 1950 में ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य के नाम से आया और इसमें यह कहा गया था कि मीडिया पर सेंसर लगाना, क्योंकि नेहरू जी सत्ता में बैठे वैसे ही उन्होंने मीडिया पर सेंसर लगाने शुरू कर दिए। तब यह कोर्ट ने कहा कि मीडिया पर सेंसर लगाना राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है वैसे ही मीडिया में भी जो लोग काम करते हैं उनके फंडामेंटल राइट है। दूसरा बड़ा जजमेंट उसी साल आया, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। और रोमेश थापर में फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, कितना सर्कुलेशन मीडिया का हो, कितना सर्कुलेशन पेपर्स का हो, यह सरकार तय नहीं कर सकती। इसी प्रकार का 1962 में एक जजमेंट आया सकल पेपर्स वर्सेस भारत संघ। और सकल पेपर वर्सेस भारत संघ में यह डेली न्यूज़पेपर था। इसमें भी अखबार के पन्ने कितने हों और सरकार कितना उनको पेपर अलॉट करे। आपको याद होगा कि बहुत पहले पेपर अलॉटमेंट होता था, कोटा होता था और जो सरकार के विरुद्ध जाता था उसका कोटा निरस्त कर दिया जाता था सरकार की तरफ से। कागज सरकार देती थी, सस्ते दामों पर देती थी, लेकिन जब आप सरकार के विरुद्ध जाते थे तो वो आपका कोटा कट करते थे। ऐसे न्यूज़पेपर्स को वो दबाया करते थे। उस समय डिजिटल मीडिया थी नहीं और उस समय ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसका भी बड़ा प्रभाव नहीं था, लेकिन सरकार के पास ये टूल था। तब कोर्ट ने कहा कि भाई इस टूल का इस्तेमाल आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रोकने के लिए करते हैं, ये नहीं हो सकता। 1973 में बेनेट कॉलेमन एंड कंपनी बनाम भारत संघ का आया कि न्यूज प्रिंट पॉलिसी क्या हो, यानी कि अखबार का कोटा कितना हो। तब कोर्ट ने कहा कि कोटा रोकना संपादकीय तक सीमित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लोगों के फंडामेंटल राइट हैं। इसके बाद एक बड़ा केस आया जिस पर हम कह सकते हैं कि मीडिया ट्रायल के विषय में। ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 19(1)A का ही है और जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये समझते हैं। MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्ण सिन्हा 1958 का जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का स्तर वही है जो एक साधारण नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। प्रेस को नागरिक से ऊपर कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो उतने ही राइट हैं जितना कि आपको एक व्यक्ति को, अगर एक व्यक्ति आर्टिकल 19(1)A का राइट रखता है और आर्टिकल 19(2) का उल्लंघन माना जाता है तो फिर वो दोषी होता है, उसका फंडामेंटल राइट वहां पर रोक दिया जाता है। तो अखबारों का भी उतना ही, और मीडिया का, आफ्टर ऑल मीडिया का, आप सोशल मीडिया पर बोल रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बोल रहे हो, आप सैटेलाइट मीडिया पर बोल रहे हो, आप प्रिंट मीडिया पर बोल रहे हो, आप पोस्टरबाजी कर रहे हो, आप एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप कार्टून बना रहे हो, आप कविता लिख रहे हो, कविता गा रहे हो, कुछ भी जिससे आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है उसकी लिमिट आर्टिकल 19(2) है। याद रखिएगा आर्टिकल 19(2) का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट वहां तक हैं जहां तक दूसरे के इन्फ्रिंज नहीं होते, देश के इन्फ्रिंज नहीं होते, सरकार के इन्फ्रिंज नहीं होते, संवैधानिक प्रावधान इन्फ्रिंज नहीं होते, कानून इन्फ्रिंज नहीं होते, नोटिफिकेशन इन्फ्रिंज नहीं होते। अगर आपको लगता है तो उन नोटिफिकेशंस को, उस प्रकार के गजट को, उस प्रकार के कानून को कोर्ट में चैलेंज कर दीजिए। कोर्ट ऑफ लॉ में संवैधानिक चैलेंज
होता है जो ये बताता है कि वाकई में ये खुद में उल्लंघन कर रहा है। लेकिन आप किसी भी ऐसे प्रावधान को जो कि भारत की डेफिनेशन में आता है, संप्रभुता में आता है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। और किसी दूसरे, जैसे मैं कहता हूं मेरे स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऐसे हाथ चलाते हुए चलूंगा, सामने कोई आ गया तो उसके थप्पड़ पड़ गया, मैं कह रहा हूं मेरा तो हाथ चलाने का वो है भाई, मैं तो फंडामेंटल राइट है, सामने वाला कह रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट भी है, यानी कि उसका फंडामेंटल राइट मेरे फंडामेंटल राइट से छोटा नहीं हो सकता। इसलिए मुझे फंडामेंटल राइट तब तक है जब तक किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं होते। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसको तो कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन फेयर क्रिटिसाइजेशन किसी भी ऑर्डर, किसी भी जजमेंट का, अगर कैंसर की दवाओं को लेकर कोई मामला सामने आया है, उनके चैट पकड़े गए हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको सामने लाया गया और अगर उसकी बेल हो गई है तो जनता को या फिर अखबार को या लीगल फ्रेटर्निटी को फेयर क्रिटिसिज्म का अधिकार है। फेयर क्रिटिसिज्म किसी भी तरह के इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आती। हां, यह जरूर है कि अब देखना यह होगा कि उसका लेवल क्या है, क्या उससे कोर्ट की प्रोसीडिंग में प्रभाव पड़ता है, क्या कोर्ट के जजमेंट पर प्रभाव पड़ सकता है। क्रिटिसिज्म इतना होना चाहिए कि वो जजमेंट पर प्रभाव ना डाले, कोर्ट की हियरिंग पर प्रभाव ना डाले, लेकिन फेयर क्रिटिसिज्म तो लोकतंत्र की जान है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कई बार फेयर क्रिटिसिज्म को अलाउ करता है और बहुत बड़े बड़े केसेस, आपको याद होगा एनजेएसी के मामला जब चल रहा था तो ऑनरेबल जस्टिस कुछ दिन पहले ही चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस लोढ़ा हुआ करते थे और उस समय अरुण जेटली जी एक न्यूज चैनल पर आमने सामने हो गए और उन्होंने कहा जुडिशरी को अपनी हदें पार नहीं करनी चाहिए और सीधा सीधा जुडिशरी के विषय में उन्होंने कहा था। यानी कि वो फेयर क्रिटिसिज्म है जिसकी एक लिमिट बांधने की बात अरुण जेटली साहब कर रहे थे। वो किसी भी तरह से क्रिटिसाइजेशन नहीं है, वो किसी भी तरह से कंटेम्प्ट नहीं है, फेयर क्रिटिसाइजेशन है जो आपको दिखता है। मैं समझता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है उनको जो समझ में आया फाइलों के आधार पर ही किया होगा, लेकिन मैंने पूरी एनालिसिस आपको बताने की कोशिश की कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपको या फिर देश में फंडामेंटल राइट का स्तर हमारा क्या होता है, मीडिया का स्तर क्या होता है और हमारे राइट्स कितने होते हैं। ये कंप्लीट सॉल्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) का है जो मैंने पुराने जजमेंटों को, इंडियन एक्सप्रेस वाला जजमेंट सहित मैंने सारे जजमेंटों को बताने की कोशिश की। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।